ले गए और उसको विकास कर। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कृषि जगत का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम, जिसमें लगातार आपको हम जानकारी देते हैं क्या कुछ नया हो रहा है कृषि क्षेत्र में, अलग अलग सेगमेंट के जरिए। पहले हम देखेंगे विज्ञान और किसान, फिर बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की और आखिर में बात होगी फार्मिंग इंडिया की भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, हमें आने वाले समय में भी जो अच्छी फसल है, उसकी उपज है, वो मिल सके, इसके लिए आप सभी जानते हैं हमारे देश में है राष्ट्रीय जीन बैंक, जो कि NBPGR में स्थित है। और यहाँ पर आपको बता दें, जर्म प्लाज्म यानी जो बीज है वो संरक्षित किए जाते हैं, जिससे जब भविष्य में आवश्यकता हो तो हमें उस बीज की उपलब्धता हो सके। और इसी को देखने कुछ जो विदेशी मेहमान हैं वो भी पहुंचे थे। इस दौरान क्या कुछ खास रहा, आइए देखते हैं। जिस तरीके से हरित क्रांति आने से हमारी पुरानी वैरायटी धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, उसको एक जगह इकट्ठा किया जाए, इसके तहत सन 1985 में डॉक्टर RS परौदा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना हुई। जब हम राष्ट्रीय जीन बैंक कहते हैं तो इसका मतलब होता है सीड जीन बैंक, टिश्यू कल्चर जीन बैंक और फील्ड जीन बैंक। आज हमें आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि देश से विभिन्न जगहों से लाई हुई अलग अलग फसलों की करीब 4,79,000 सैंपल्स, और उनको हम एक्सेशंस बोलते हैं, वो इस जीन बैंक में रखे गए हैं, जो कि पिछले करीब 40 साल से सुरक्षित हैं। और ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सबकी वायबिलिटी अब तक उनमें कोई भी ख़त्म नहीं हुआ है। और इसका फ़ायदा ये है कि सबको पता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से क्लाइमेट में चेंजेज हो रहे हैं, उसके लिए इनकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। और जो किसानों के पास अवेलेबल नहीं था, वो एक जगह संजो के रखा गया है, जिसकी ज़रूरत पड़ने पर हम अपने वैज्ञानिकों को ये मटेरियल दे सकें, जिससे क्लाइमेट रेजिलिएंट नई वैरायटियों को निकाल सकें। और आइए अब कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं। विज्ञान और किसान में आज आपके लिए क्या है खास, आइए देखते हैं। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं कई ऐसे पौधे हैं जिनमें औषधीय गुण होते हैं। इसी में अगर मुलेठी की अगर बात की जाए तो मुलेठी में कौन कौन से गुण हैं, ये शायद आप अधिकतर जानते भी होंगे। कैसे इसकी खेती की जाती है और कैसे ये हमारी सेहत के लिए भी फायदेमंद है, आइए ये सारी जानकारी हम लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। आमतौर पर लोग मुलेठी का इस्तेमाल सर्दी, जुखाम या खांसी में आराम पाने के लिए करते हैं। गले की खराश में इसका उपयोग आम है, जबकि हकीकत ये है कि इसे बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। आंखों में जलन या कोई और बीमारी होने पर आप मुलेठी का सेवन कर सकते हैं। पेट का अल्सर या फिर ऐंठन के समय भी मुलेठी काम आएगी। मुलेठी का झाड़ीनुमा पौधा 1 से 2 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। मुख्य रूप से इसकी जड़ ही दवा बनाने में काम आती है। लकड़ी हल्के पीले रंग की, रेशेदार और महक वाली होती है। इसे खाएंगे तो हल्की सी मिठास का एहसास होगा। राजस्थान के बाड़मेर में 50 से भी ज्यादा किसान इसकी व्यावसायिक खेती में लगे हैं। जितेंद्र यादव भी उन्हीं में से एक है। मुलेठी की खेती के लिए गर्म और शुष्क जलवायु चाहिए और कमाल की बात तो ये है कि ये किसी भी तरह की मिट्टी में उगाई जा सकती है। फिर भी अच्छी पैदावार के लिए हल्की दोमट मिट्टी चाहिए। रुपाई के लिए जड़ों का इस्तेमाल होता है। 1 एकड़ रुपाई में 100 किलो ताज़ा जड़ों की जरूरत होगी। बोने से पहले मिट्टी को भुरभुरा कर ले। खेत में 10 से 15 गाड़ी गोबर की सड़ी खाद डालें।
आखिरी जुताई में 8 किलो नाइट्रोजन और 16 किलो फास्फोरस दे, बाकी 8 किलो नाइट्रोजन फुटाव के दौरान देना है। मुलेठी की रुपाई साल में 2 बार होती है, एक बार जनवरी फरवरी में और दूसरी बार जुलाई अगस्त में। रुपाई से पहले जड़ों को उचित दवा से उपचारित जरूर कर ले। रुपाई के लिए 2-3 आँखों वाले 8 से 9 इंच लंबे टुकड़े काट ले। इन टुकड़ों के 3/4 हिस्से को मिट्टी के अंदर रखना है और बाकी का 1/3 हिस्सा मिट्टी के बाहर। रुपाई कतारों में करनी है और रुपाई के फौरन बाद सिंचाई। शुरुआती दिनों में नमी बनाए रखे, बाद में जरूरत के हिसाब से पानी देते रहे। बीच बीच में खरपतवार भी निकालते रहे। वैसे तो मुलेठी में कीट या बीमारी नहीं लगती, फिर भी कभी कभी पत्ती धब्बा रोग या एफिड कीट का हमला हो जाता है। इन समस्याओं को वैज्ञानिक सलाह से दूर करें। मुलेठी की जड़ तैयार होने में 2.5 से 3 साल का समय लेती है। इन्हें खोदकर आप बाजार में बेच सकते हैं। खुदाई के बाद खेत में जो जड़ें बची रह जाती हैं, वो सिंचाई करने के बाद फिर से फूट आती हैं। इस तरह एक बार रोपी गई मुलेठी कई साल तक फसल देती रहेगी। 1 हेक्टेयर में 4000 किलो तक फसल ली जा सकती है। दवा कंपनियां 55 रुपए किलो के हिसाब से मुलेठी खरीद लेती है। इस तरह बाड़मेर के किसानों को अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। मुलेठी की खासियत ये है कि ये किसी भी तरह की जमीन में हो जाती है। इसका मतलब थार के रेगिस्तान में भी ये आमदनी का जरिया बन सकती है। तो जाना आपने मुलेठी के फायदों के बारे में भी और किस तरीके से देखिए इसकी जो खेती है वो हमारे किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रही है। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की और आपकी मुलाकात कराएंगे एक सफल किसान से इस छोटे से ब्रेक के बाद। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक
ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं कृषि स्टार्टअप में आज आपकी मुलाकात हम कौन से किसान से करा रहे हैं। हमारे किसान कृषि क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही एक पंजाब के किसान हैं जिनका नाम है मोहिंदर सिंह ग्रेवाल, जो कि लगातार दूसरे किसानों को सीख दे रहे हैं कृषि में विविधता अपनाने की। किस तरह का इनका सफर रहा है, आइए देखते हैं। मोहिंद्र सिंह ग्रेवाल लुधियाना जिले के एक छोटे से गांव गंगनवाल में रहते हैं। इनका पूरा बचपन खेत खलियानों के बीच गुजरा था। इनका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत था, इसलिए इन्होंने इंजीनियरिंग जैसी उच्च शिक्षा हासिल की। पढ़ाई के बाद इनका चयन नेवी में हो गया था। वे पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी रुचि रखते थे, इसलिए वे फुटबॉल टीम में भी शामिल हो गए। खेल के सिलसिले में मोहिंद्र सिंह को इंडोनेशिया और मलेशिया जाने का भी अवसर मिला, लेकिन दुर्भाग्य से इनकी दाई जांघ में चोट लग गई और नेवी की नौकरी भी छूट गई। नौकरी छूट जाने के बाद इनके पास खेती ही एकमात्र विकल्प था। इसी बीच इनकी शादी भी हुई। शादी के बाद मोहिंद्र और इनकी पत्नी मिलकर अपनी सूझबूझ से खेती करने लगे। खेती करते हुए शुरुआत में ही मोहिंद्र सिंह ग्रेवाल ने ये जान लिया था कि परंपरागत खेती कर कुछ ज्यादा हासिल नहीं किया जा सकता। ऐसे में इन्होंने विविधीकरण को अपनाया। मोहिंद्र सिंह ने मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और फल उद्यान जैसे कृषि उद्यमों को शामिल करते हुए कृषि को एक व्यवसाय के रूप में बदल दिया। मोहिंद्र सिंह ने खेती में बचत के नए नए प्रयोग किए। इन्होंने गाजर के बीज उत्पादन के लिए गाजर फसल की मशीन से खुदाई की और इससे उन्हें 4,700 रुपए प्रति एकड़ की बचत हुई। इसी तरह आलू की अंतर फसल की खेती करते समय ट्रैक्टर और हल से उन्नत आलू की खुदाई करने से पैसे और मजदूरी की काफी बचत हुई। मोहिंद्र सिंह किसानों को भी समझाते थे कि किन छोटी छोटी बचत से अपनी आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। मोहिंद्र सिंह ने भिंडी के बीजों को मशीनी तरीके से निकाला, इससे इन्हें साफ सुथरे बीज प्राप्त हुए। अपनी कड़ी मेहनत से मोहिंद्र सिंह ग्रेवाल ने अपनी पैदावार को बढ़ाया और अपनी आमदनी को भी दुगना करने में सफलता हासिल की। मोहिंद्र सिंह ग्रेवाल ने खेती की दिशा में अपना मुकाम बना लिया। वे अपनी सफलता का श्रेय अपनी पत्नी द्वारा हिम्मत और उनकी दिखाई सही राह को देते हैं। कृषि में उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। मोहिंद्र सिंह ग्रेवाल को 7 बार राष्ट्रीय पुरस्कार और 16 से अधिक बार राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए गए हैं। मोहिंद्र सिंह ग्रेवाल कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के सदस्य भी रह चुके हैं। इन्होंने फार्मिंग विषय पर कई किताबें भी लिखी है। ये किताबें यकीनन किसानों के बहुत काम आती है। तो देखा आपने कृषि विविधता अपनाकर हमारे किसान कैसे आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही दूसरे किसानों के लिए एक नई मिसाल भी कायम कर रहे हैं। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो,
आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं फार्मिंग इंडिया में आज आपके लिए क्या है खास। हम सभी जानते हैं बीमा जो है एक सुरक्षा कवच के तौर पे देखा जाता है, लेकिन जब बात फसलों की जाती है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी फसल को एक सुरक्षा प्रदान करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें। जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। तो जाना आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं पीएम कुसुम योजना के बारे में भी। आखिर ये योजना क्या है और कैसे इसके जरिए हमारे जो किसान हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं, आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना।
15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्यों की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। हम उम्मीद करते हैं आज कार्यक्रम में आपने जितनी जानकारी ली उससे आप लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही अगर आप अपना कोई सुझाव या सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें पत्रव्यवहार के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा जो पता है वो नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। साथ ही ईमेल के जरिए भी आप अपना सवाल या सुझाव हमें मेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारी मेल आईडी आप नोट कर लीजिए। हमारी मेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। इसके साथ ही आपको बता दें अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे YouTube चैनल पर और ये सारी जानकारी अब आप कृषि दर्शन के साथ कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। और अगला गाना विवेक